यस प्लीज। नमस्ते सर। बैठे। सर्वप्रथम तो आपको ESI परीक्षा लिखित पास करने के लिए बधाई। थैंक यू सर। आपने 2014 में ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स से ANS कॉलेज नबीनगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ANS? अनुग्रह नारायण स्मारक। अनुग्रह नारायण सिंह स्मारक। अच्छा, अनुग्रह नारायण। ये अनुग्रह नारायण जी का पटना में भी हमने सुना है कि AN कॉलेज है। आई होप कि वो सेम ही होंगे। बताइए कि अनुग्रह नारायण जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है और क्या योगदान है उनका बिहार के मामले में? सर स्वतंत्रता की जब लड़ाई छिड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे चंपारण से लेकर आज़ादी के बाद तक उनका राजनीति में बहुत सारा योगदान रहा। उनको बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम उप से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके। चलिए, ये बताइए कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा, बता सकते हैं किस भाग में वर्णित है? मैंने संविधान में कहाँ वर्णित है, कुछ भी आइडिया? मतलब मुख्यमंत्री के पहले या मुख्यमंत्री के बाद? मुख्यमंत्री के बाद। मुख्यमंत्री के बाद वर्णित है, उप मुख्यमंत्री का पहले। चलिए ठीक है, श्योर है आप? चलिए ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है 2014 में। 8 वर्ष क्यों लग गया आपको इंटरव्यू तक आने में? सर मैंने उसके ग्रेजुएशन के बाद भी या ग्रेजुएशन के समय भी मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरिट तक आगे भी छठी हूँ मैं 2-3 एग्जाम में, जैसे NTPC का परस्यू कर रही थी, तो उसमें भी मेरिट में अच्छा, 1-2 सिलेक्शन हुए लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं आ सका। चलिए अच्छी बात है, इस बार आप जरूर सफल होंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। ESI जो कागजों की जांच करता है और संबंधित फाइन को लेवी करता है, फाइन पेनल्टी जो भी है कागजात के डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी पर। आप मुझे ये बताइए कि कोई एक फ़ाइन का अमाउंट बतलाइए, कोई एक फ़ाइन का अमाउंट जो कि मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स का या फिर गाड़ी के पेपर नहीं रखने पर जो वायलेशन है उसका किसी एक का फ़ाइन बतलाइए। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर या हेलमेट का यूज नहीं करने पर 1000 का फाइन है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि सीट बेल्ट नहीं यूज़ करने पर या हेलमेट नहीं पहनने पर 1000। ठीक है। मान लीजिए कि लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते, तो इससे उनके जान को खतरा है, हम उन्हें फाइन क्यों करें? सर सरकार की एक जिम्मेवारी होती है जनता के प्रति, वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो उनकी एक जिम्मेवारी है कि वो उन्हें सुरक्षित रखें। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं कि वो सुरक्षित रखें, उन्हें प्रावधान मतलब नियम के तहत। तो उसी तरीके से सरकार हमारे लिए प्रावधान करती है कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो, लोगों को क्षति ना हो। अच्छा अच्छा। इकोनॉमिक्स में यह बताइए कि प्रशासन से संबंधित एक पुस्तक, प्रशासन और अर्थशास्त्र का संबंध बतलाने वाले किसी पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र ही नाम है उसका। कौन है इसके लेखक? चाणक्य। चाणक्य। चलिए ठीक है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं। ये सर। आपने ग्रेजुएशन 2014 में किया है। ये सर। पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है? No, sir. आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का, पढ़े हैं आप उनके? उनका क्या फादर ऑफ थ्योरी है? इकोनॉमिक्स। क्या उनका क्या थ्योरी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्होंने सुधार किया। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कि एस्टेब्लिश्ड करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उनका क्या थ्योरी है, किस तरीके से उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इन्फोर्स किया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्होंने बाजार की डिमांड को प्रतियोगिता के आधार पर निर्धारित किया है कि जिस तरीके से प्रतियोगिता में जो मतलब प्रतिनिधि आगे रहते हैं वो बाजार को अपने थ्रू कैरी कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। जैसे भी सरकार जो होती है वो सब्सिडी के थ्रू या फिर बाजार को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है कि वो पब्लिक के तरीके से चले, जैसे जिसमें पब्लिक को फ़ायदा हो। बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को, निजी लाभ को केंद्र में रखकर और अर्थव्यवस्था बाजार को चलाती है। तो एडम स्मिथ जब 1776 में उन्होंने थ्योरी दिया था वेल्थ ऑफ नेशंस में, तो फिर क्या दिक्कत हो गया 1929 में जो आर्थिक मंदी आ गई पूरा दुनिया में, तो फिर केन्स को अपना थ्योरी देना पड़ा? क्या दिक्कत आया? सर क्योंकि लाभ को केंद्र में रखकर कुछ लोग ही उससे पूंजीपति बनते गए और समस्त लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो लोक प्रतिनिधि
या जिनका सोच इस तरीके से था कि समाज के सभी वर्गों का एक समान आर्थिक विकास होना चाहिए, तो उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रावधान किया। केन्स का क्या योगदान है 1929 का आर्थिक मंदी को सोल्यूशन बनाने में? आपने केन्स को पढ़ा है? सर भी रिकॉल नहीं कर पा। आपने एक शास्त्री का नाम सुना होगा, फ्रेडरिक हायर, मिल्टन फ्रीडमैन, नाम सुना है इनका? सर सुना तो 1970 का जो तेल संकट आया था, ऑयल क्राइसिस, पढ़ा है इसको इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़ा है। आपने अमृत सेन को पढ़ा होगा? अमर्त्य सेन पढ़े हैं इनको? इनका क्या थ्योरी है? सर सॉरी सर याद नहीं आ पा रहा। अभिजीत बनर्जी को पढ़ा है? पढ़ना चाहिए लोगों को, आप इकोनॉमिक्स से हैं। सर एक्चुअली पढ़े हैं बट हाँ नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आप औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद की एक फेमस प्लेस है देवभूमि होना है क्या? देव सूर्य मंदिर, देव सूर्य विद्याकुंड। मंदिर, क्या उसकी विशेषता है? सर प्राचीन मान्यता के अनुसार सूर्य नारायण का वहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया है। उसमें एक कुंड है पास में, उससे है कि वो कुष्ठ रोग जो होता है वो सही हो जाता है वहाँ स्नान करने के बाद, या चर्म रोग भी सही होता है, ऐसी मान्यता थी। उसी आधार पर वो मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि गरीबी पर बहुत रिसर्च किया है बहुत सारे स्कॉलर ने, यहाँ तक कि जो अमृत सेन हैं, जो अभिजीत बनर्जी हैं, उनका भी रिसर्च गरीबी पर सेंटर में है। उसके बावजूद भी इंडिया से गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही है। लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, इवन जवाहरलाल नेहरू प्रयास किया, श्रीमती गांधी प्रयास किए हैं, जितना भी गवर्नमेंट आया सब प्रयास किया है। क्या कैसे हटेगा आप बताइए, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। सर सरकार द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं वो एक्चुअली में जितना उनका बेनिफिट जो गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। धरातल के स्तर पे वो चीज़ क्रियान्वयन अभी तक सही से नहीं हो पाया है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो अंत्योदय या बीपीएल के लिए ही मुख्यतः बनाया गया है, उसका लाभ जो 4 व्हीलर धारक हैं या जिनके पक्के के मकान हैं, ये सब उनके कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो भी उठाते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं सिस्टम में और सुधार की आवश्यकता है। सिस्टम जो अभी चल रहा है उसमें थोड़ी और सुधार की आवश्यकता और सख्ती की आवश्यकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों के सुधार के लिए, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रशासन में जो लोग हैं वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नो सर, ऐसा नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पे जो सबसे प्रशासन के निचले स्तर पे जो क्रियान्वयन होता है, वहाँ तक एक लोगों के पास जागरूकता का भाव है और प्रशासन थोड़ा सा उसमें मतलब संशोधन की ज़रूरत है सर, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ तो आपको लग रहा है प्रशासन हाँ कुछ सर, और करना चाहिए, कुछ चलिए और ठीक है। करना चाहिए। आप अभी कुछ समय में लग रहा है प्रशासन के साथ बनने वाले हैं, जी सर। तो आप अपने तरीके से क्या क्या सुधार करेंगे अपने क्षेत्र में, जो आपको भी लग रहा है कि सुधार होना चाहिए आपका जो अपना क्षेत्र एज होगा? इकोनॉमिक्स मैं तो सर्वप्रथम जो सरकार की योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी कि वो कार्यक्रम के माध्यम से या जागरूकता के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं उसके माध्यम से, ताकि लोग आए और उस योजना का लाभ उठा सकें। और वैसे लोग जो इस योजना का लाभ गलत तरीके से उठाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे सरकार का एक अभी इनिशिएटिव आया है। केवल भ्रष्टाचार को आप मानते हैं या नो सर, जनसंख्या नो बढ़ती सर। जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारण गरीबी है। का आपका जो उत्तर वो बड़ा हॉलिस्टिक नहीं है, बड़ा आपने आइसोलेटेड अप्रोच फॉलो किया है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, नाम सुना है? मौद्रिक नीति। अच्छा हिंदी कर रहे हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। ये राजकोषीय नीति क्या होता है? सरकार का जो आय होता है, आय और खर्च जो होता है उसे मैनेज करना जो होता है वो वही राजकोषीय नीति है। मान लीजिए कोई सरकार अपने राजकोषीय नीति को घाटे में रख रही है, इससे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर जनरली विकासशील जो देश होते हैं वो राजकोषीय नीति को घाटे में रखकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इससे ऋण का मतलब बोझ बढ़ेगा, मंदी की संभावना हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है? अच्छा अभी जो आप देख रहे हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है, भारत का अर्थव्यवस्था है, ये किस तरीके का है? इसमें मंदी है या फिर आप इसको जो स्टैगफ्लेशन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इसे? सर इसमें अभी महंगाई बढ़ रही है और मंदी की भी स्थिति आ सकती इसको है। हम क्या बोल सकते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। जब दोनों तो जब किसी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ जाता है तो उस इकोनॉमी को रिकवर कैसे किया जाएगा?
लाइन डिफाइन करके बता सकती हैं क्या होती है ये गरीबी रेखा? मैम जिन लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। बुनियादी सुविधा से शिक्षा तक पहुंच, पोषक तत्वों वाले गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की कमी, ये सब। मुझे इस पर कोई कमेटी बता सकती है? गरीबी डिफाइन किया, हाँ गरीबी रेखा को डिफाइन किया। GT लकड़ावाला कमेटी और सुरेश तेंदुलकर कमेटी, C रंगराजन कमेटी, तो अभी किस कमेटी का चल रहा है? रंगराजन कमेटी। ये मुझे बताइए, इकोनॉमिक्स में हम लोग सुनते हैं साइक्लिक पॉलिसी एंड काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। चक्रीय अर्थव्यवस्था। हाँ, ये मुझे बताइए कि दोनों में से सबसे बेहतर कौन सी है? अच्छा, ये होती क्या है ये आप बता सकती हैं? अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यस सॉरी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हम लोग बजट की बात करते हैं उससे, तो ये बजट कहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? वर्ड बजट कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। इसी से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। मुझे आप ये बता सकती हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री करते हैं या कोई और? मैम वित्त मंत्री करते हैं। ये मुझे बताइए कि कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है? 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का हम लोग नाम लेते हैं, ये क्या है? वैसे उद्योग जिन पे अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे इस्पात उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसे कोर इंडस्ट्री कहते हैं, जो अन्य उद्योगों के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। एग्जाम्पल दे सकती हैं? इस्पात उद्योग। ये मुझे बताइए, आपने हॉबी में लिखा है मेकिंग क्राफ्ट विद वेस्ट, तो किस तरह के वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? मैम जो घर में भी यूज़ होता है, जैसे वूल या क्लॉथ्स, उससे डॉल मेकिंग। और जो वेस्ट, जो अभी जो प्लास्टिक बोतल बंद हो गए हैं, बैन किया गया, तो उससे किचन गार्डन बनाया हमने डेकोरेटिव। और फिर टायर होता है, जो छोटे टायर होते हैं, उनसे भी हमने गार्डन बनाया है। ये मुझे बताइए कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की गई है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या? वैसे पॉलीथीन, एथिलीन से बना हुआ मटेरियल, जिसे एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता उसे। ये माइक्रो प्लास्टिक का नाम सुना है आपने? यस ये क्या है? इसकी साइज़ क्या होगी? सॉरी। अच्छा, ये मुझे बताइए सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी होती है ना, उससे आप क्या समझते हैं? सॉरी। आपने अपना वीक पॉइंट यहाँ पे खाली छोड़ा है, आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है? कोई तो कमी होगी। समटाइम आई फील इमोशनल। तो इमोशनल है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके? स्ट्रॉन्ग में हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। जैसे मुझे कुछ एग्जांपल बताइए जिससे ये गुण उजागर हो आपके। तो ऐसा हार्ड incident- वर्किंग के लिए मैम 2014 के बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में कई फेलियर्स मिले हैं, उसके बाद भी मैंने अभी तक परस्यू करना नहीं छोड़ा। उस समय आपसे पूछा गया था कि गरीबी के लिए तो आपने पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर बताया। फिर जब मैंने आपको बताया कि बढ़ती जनसंख्या को क्या आप मानते हैं Yes. कि तो फिर ये बताइए कि बढ़ती जनसंख्या को आप मानते हैं कि गरीबी का एक कारण है, क्योंकि जितने लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा लोग जन्म ले लेते हैं। अब जब फूड सिक्योरिटी इतनी आ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी आ गई है, तो अब तो जनसंख्या तो घटने से रही, तो फिर तो गरीबी दूर होने से रहा। सर जो जनसंख्या हमारे पास अवेलेबल है
जनसंख्या नीति ला के उसे थोड़ा और कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो जनसंख्या अवेलेबल है उसे मानव संसाधन में बदलकर हम उसका यूज अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में कर सकते हैं। मानव संसाधन में बदल करके उसे Yes. तब हम लोग उसका अर्थव्यवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक, है ना? मानव संसाधन की आपने बात की, तो मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य इंग्रेडिएंट बतलाइए। क्या, किस चीज़ पर बेसिस होता है मानव विकास सूचकांक? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और आय। आय या प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग दिया जाता है। अब मुझे नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताइए। नेट नेशनल प्रॉफिट में से अगर हम ब्याज की जो देयता है उसे हटा लेते हैं तो वो नेट नेशनल प्रॉफिट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से क्या घटाते हैं? ब्याज की जो देयता है, जैसे जो ऋण होता है उस पर ब्याज लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो जब फैक्टर कॉस्ट पे उसको काउंट करते हैं, कारक लागत पर, तब उसे नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। जीडीपी और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस दोनों में अंतर बतलाइए। एक वर्ष के दौरान एक सीमा के भीतर, जैसे जिस देश की बात कर रहे हैं, तो उसके एक वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं, मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहेंगे। जीडीपी में से जो विदेशों के व्यक्तियों द्वारा कमाया गया जो आय है उसे घटा लेते हैं, और जो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उनके आय को जोड़ लेते हैं, तो एनडीपी। अच्छा, तो क्या प्राप्त होगा? एनडीपी, और उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रभावित हैं अर्थशास्त्र का, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया है। अब ये बताइए कि आपके जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छा है। आप एक महिला अधिकारी का नाम बताइए जो आप ही के जैसी हेयर स्टाइल रखती है और काफ़ी फेमस हुई। डॉक्टर किरण बेदी। किरण बेदी, किरण बेदी का लिखा हुआ 1 या 2 पुस्तक का नाम बताइए। सर एक लड़की के रूप में तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो पुस्तक विशेष रूप से लड़कियों के लिए। लेटेस्ट भी एक बुक आया, वो सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एक किताब है गलती किसकी, व्हाट वेंट रॉन्ग। एक इस पुस्तक का नाम है हिम्मत है, और भी 2-3 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। सर लेटेस्ट भी एक बुक आया, वो क्या कभी आप। हाँ ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी अपने जीवन के अनुभवों को, कार्यालय अनुभवों को लिखते हैं बुक में, ताकि अभी पीढ़ी उससे निर्देश ले सके। चलिए, क्या नाम है उस बुक का? नहीं याद। चलिए, अंत में मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मान लीजिए कि किसी स्थान पे आप पोस्टेड हैं, ठीक है, और आप ऐसा पाते हैं कि प्रायः आप ट्रैफिक जाम की वजह से या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय देर से या विलम्ब से पहुंचते हैं। वैसी परिस्थिति में जो आपके अधिकारी हैं आपके साथ बहुत अभद्र तरह से व्यवहार करते हैं, आपके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं कि जब लड़कियों को पुलिस में नहीं आना चाहिए, या कुछ और अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। वैसी परिस्थिति में आप अपने अधिकारी को किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? सर सर्वप्रथम तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से पहुंच पाऊं। अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम एक दिन अगर होता है तो मैं उस टाइम से पहले निकलने की कोशिश करूंगी। जैसे अगर मुझे 10 मिनट का डिले हो रहा है तो मैं 10 मिनट घर से पहले निकलूंगी, और पंक्चुअलिटी जो कि मुझे मतलब मेरी क्वालिटी है तो मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूंगी। अगर इसके बावजूद भी इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है तो मैं निवेदन करूंगी उनसे, जो सीनियर अधिकारी ठीक हैं। है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कम बैक फॉर फीडबैक। केवल आपने सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए, लुक भी आपका काफ़ी अच्छा था, वेल प्रिपेयर्ड। पिछले इंटरव्यू के मुकाबले आप काफ़ी अच्छा तैयार थे, आत्मविश्वास का स्तर अच्छा था। आपसे पूछा गया मौद्रिक नीति आरबीआई प्रत्येक 2 महीने पे जारी करती है, बैंक रेट पता है मुझे। हाँ, तो फिर सर एक्चुअली ड्रेस चेंज होने के बाद से ना मेरे को बहुत नर्वस फील नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है मेरे भाई, मेरे बच्चे, ऐसा है कि ड्रेस का तो ठीक है, वो सब तो इशू है ही, थोड़ा सा इंटरव्यू का दबाव तनाव भी रहता है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट या बजट डेफिसिट, दूसरा आरबीआई की पॉलिसीज़, तीसरा जो सर ने पूछा मिल्टन फ्रीडमैन, उनकी बुक है फ्री टू चूज, ठीक है। सर तो मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, आप एक बार और अच्छे से देख लें, ठीक है। और नॉलेज के लेवल पे किसी तरह की कमी नहीं है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और 2-4 बार इस ड्रेस को घर में पहन करके अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट यू फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एंड ब्लेसिंग्स ऑल्सो। थैंक यू मैम।